हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है एनआर अकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछे जा रहे हैं। 3 तारीख और 4 तारीख के एग्जाम हो चुके हैं और हम लोग उसी टॉपिक पे जो जो टॉपिक मतलब कि पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ क्वेश्चन हैं जो लेकर के आए हैं। तो अगर आप लोग इसको करके जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और देखने को मिलेंगे, मतलब कि आप कर सकते हैं वहाँ पे आराम से। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। मतलब कि कह रहा है परमाणु क्रमांक 8 है। यानी कि अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, यानी कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू होता है ई इक्वल टू पी। आप लोग ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला बस एन इक्वल टू ए माइनस पी, ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि हर एक सवाल इससे, इस तरह के सारे सवाल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से सारे सवाल बन जाएंगे। जेड इक्वल टू होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ई से और प्रोटॉन को पी से। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन और उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कह रहा है ये 8 है। जेड बराबर ई बराबर 8 हो गया। ठीक है। एन एन मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमको पता करना है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन को पता करना है तो, और ए क्या होता है, ए इज एटॉमिक मास, यानी कि हम इसको कहेंगे द्रव्यमान संख्या। ये हो गया मेरा मास नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जेड इक्वल टू होता है ए माइनस पी, तो ए मेरा कितना था, अभी हमने देखा कि 16 माइनस ये पी है मेरा 8, सॉरी ये एन इक्वल टू ए माइनस पी। तो 16 माइनस 8 तो 8, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब सेम आ रहे हैं। तो इसमें आ गया 8 आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कह रहा है एक वस्तु का वेग है 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके उसको 40 मीटर पर सेकंड बढ़ाया जाए तो उसके द्रव्यमान समान हो रहे हैं। तो बताइए उसके गतिज ऊर्जा में कितना गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है के ई इक्वल टू, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हाफ का कोई मतलब है नहीं, मास भी कह रहा है सेम है। वेलोसिटी, इसका मतलब अगर के ई यानी काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर होता है, 20 से 40 हो रहा है, डैट मीन्स कि कितना गुना हो रहा है। अगर हम वी का स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये बढ़ करके कितना हो रहा है, मतलब 40 का स्क्वायर हो गया 1600। तो 400 से 1600 कितना गुना हो रहा है, तो इंटू 4 यानी कि 4 गुना हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी अगर जितना भी होगा उसका 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द मास इज हाफ, हाउ मच द एक्सेलरेशन। हमको कुछ नहीं, अगर इस पे कह रहा है कि कोई बल जो है, किसी वस्तु पे कोई बल लगा रहे हैं, वो दुगना हो रहा है और उसका द्रव्यमान आधा हो रहा है। एक एक फॉर्मूला इसका आप पढ़े होंगे, फोर्स इक्वल टू यानी कि बल इक्वल टू मास यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो क्या कह रहा है, अगर फोर्स डबल हो जाए, यानी कि फोर्स डबल, तो 2F, मास कितना हो जाए उसका हाफ हो जाए तो m/2। कह रहा है ए कितना होगा इंटू ए, हमको ए का वैल्यू निकालना है। ये देखिए ये 2 × 2 यानी कि 4F/m इक्वल टू हो जाएगा ए। पहले ए का वैल्यू क्या आ रहा था, पहले अगर मेरा ए का वैल्यू देखेंगे तो ए इक्वल टू आ रहा था F/m, और अभी आ रहा है 4F/m, यानी कि कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया, तो 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। वाई कैन नॉट साउंड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि ध्वनि जो है निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। इट हैज़ नो एनर्जी, इट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, इट हैज़ द स्पीड, इट्स स्पीड बिकम इन्फिनाइट, वैक्यूम एब्जॉर्ब साउंड। तो इसका क्या होगा, कह रहा है कि जो भी, जैसे साउंड, हम किसी चीज़ को, साउंड को अगर हम
किसी चीज़, निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे हवा हो ही नहीं। तो अगर वैसे जगह क्यों नहीं चल सकती हवा, मतलब साउंड क्यों नहीं सुन सकते? तो ध्वनि जो होती है, यानी कि वो एक साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव, इसको चाहिए एक मीडियम चलने के लिए। तो एक मीडियम चाहिए इसको चलने के लिए। तो यहाँ पे इसको मतलब एक क्या चाहिए, कहने का मतलब होता है कि इट्स स्पीड बिकम इन्फिनाइट। क्या ये हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा होगा, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए, तो इट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, ये वाला होना चाहिए। एक कोई भी, क्योंकि साउंड बोलने के लिए एक वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कब होगा? जब किसी चीज़ का मीडियम होगा। तो मटेरियल हमको चाहिए, कोई भी साउंड, चाहे वो हवा होना चाहिए, साउंड वो लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तभी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये रफ पेज है, आगे चलते देखते हैं। व्हाट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? लोहे पे जंग लगने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन या फिर वाटर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर जैसे किसी भी चीज़ को हम लोहे को रख देते हैं तो उसमें हवा लगने से तो लगती है, लेकिन जब तक मॉइस्चर नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तब तक नहीं होगी। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर दोनों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ए पर्सन कवर इक्वल डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो कि कवर करता है इक्वल डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से और 60 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड ऑफ टाइम, दोनों स्पीड को, यानी 30 इंटू 60 अपॉन 30 + 60, ये होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। 30 + 60 90। तो 3 से ये 3 टाइम में, 30 से 3 टाइम में, और 3 से ये 20 टाइम में, और 22 ज़ा 40, यानी ये 40 आंसर। समझ में हर चीज़ आ रही होगी। चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा उसमें मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। और मैं डेली, आजकल डेली डेली ही लाने की कोशिश करूंगा, डेली लाते रहूँगा। और अभी जब तक ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा है, अगर आप इसको देखते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे लर्न मतलब कि आने की संभावना हो सकती है। चलिए अब देखते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में तो 4 चैम्बर होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस में कितने हार्ट होते हैं, ऑक्टोपस में 3 हार्ट होते हैं, 3 हार्ट होते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का मास 10 kg है तो चंद्रमा पर उसका मास कितना होगा? हम अगर बात करें दो चीज़, एक आप पढ़े होंगे F=ma, ठीक है, और एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सॉरी एफ नहीं, W=mg। यानी W यहाँ पे क्या है? वेट है, ये भी फोर्स का ही एक प्रकार है, वेट है, ये फोर्स है। इसका मतलब हो रहा है ये G मतलब होता है ग्रेविटी, ये हो गया मास। तो अगर हम किसी चीज़ को, अगर यहाँ से हम मून पे लेकर के जाते हैं तो 6 गुना वो बढ़ जाता है, बट वेट बढ़ता है ना कि मास। अगर मास की बात करें तो मास वही रह जाएगा, मास जितना यहाँ है उतना वहाँ रहेगा। तो ये 10 सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव शरीर में डाइजेशन, डाइजेशन एक मतलब एलिमेंट्री कैनल, यानी कि आहार नाल जो बोलते होंगे आप लोग। तो अगर हम जैसे कि माउथ से बात करें, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। तो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुआ? तो माउथ से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये रफ पेज है। पौधे में स्टोमाटा, स्टोमाटा मतलब होता है कि जैसे कि एक पत्ता है, पत्ते में जो एक छोटा छोटा सा छेद होता है, छोटा छोटा छेद होता है, हल्का हल्का, जो कि हमको नहीं दिखता है, लेकिन वहीं से वो स्टोमाटा है। तो वो क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है, और ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन मतलब होता है कि फूड का मतलब फूड मिनरल्स का, ये सब का जो ट्रांसफ़र होता है ये इसी से होता है। ठीक है, सॉरी मतलब कि फूड का नहीं, कहने का मतलब जैसे कि कोई वेस्ट पदार्थ है उसको निकालना है तो वो ये करता है। ये रफ पेज है। किसी वस्तु का भार अगर 600 न्यूटन है, अभी हम एक फॉर्मूला जस्ट पढ़े, W = होता है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है।
अर्थ पे अगर 600 न्यूटन है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेटली वेट ऑन मून। तो मून पे कितना हो जाएगा, वेट कितना हो गया 600। मास हमको मास इसमें निकालना ही नहीं है, मास सॉरी, मास निकालना ही क्यों है, मास निकालना ही नहीं। इसमें सीधा सीधा कह रहा है हमको पता है कि अर्थ जो होता है 6/मून का होता है, यानी कि जितना भी अर्थ पे अगर 1 kg है 1 न्यूटन है, 6 न्यूटन है तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा मून पे। अगर ये एक है तो 6 न्यूटन, तो m/6 हो जाता है। तो अर्थ पे हो जाता है अर्थ इक्वल टू मून अपॉन 6। सॉरी, तो गलती कर रहा हूँ मैं। जैसे कि समझते हैं हम कि कह रहे हैं अर्थ पे कोई चीज़ अगर है 6 न्यूटन का, तो वो मून पे हो जाएगा 1 न्यूटन का। ठीक है, ये कह रहे हैं। अगर जैसे कि हम अभी यहाँ पे छत पे अगर उछलते हैं तो 1 मीटर उछल सकते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो ये प्रॉपर हमको 6 मीटर उछल पाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर अर्थ पे कोई चीज़ 600 न्यूटन है तो मून पे कितनी हो जाएगी 100 न्यूटन। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए, मतलब होता है मून पे कोई भी चीज़ वजन जो होता है वो अर्थ का 6 डिवाइड हो जाएगा उससे, मतलब कि 6 गुना कम हो जाएगा। तो ये मून पे अर्थ पे कितना था 600 था, तो 600/6 तो 100 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एक वस्तु की ऊंचाई पर उठाने से उनकी कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। कोई वस्तु को हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊंचाई पर लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी कह रहे हैं। तो एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम स्थगित ऊर्जा कहते हैं, इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी, ग्रेविटी तो सेम रहती है हर जगह अर्थ पे, क्योंकि ये अर्थ की बात हो रही है। तो ये होगी अर्थ, ये ऊंचाई भी बढ़ेगी। अगर ऊंचाई बढ़ने से क्या होती है, स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊंचाई बढ़ाएंगे तो स्थित ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये स्थित ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध समान रहे और उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 गुणों का दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी कहने का मतलब है कि अगर यदि किसी रेजिस्टेंस है ये, अगर प्रतिरोध समान रहे, एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रॉ L/A। रॉ L/A, ये रॉ है, P नहीं रॉ है। रॉ L/A क्या होता है अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब इसको हटाते हैं, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया आता है, ये होता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, ये हटाएंगे तो रेजिस्टिविटी एंड L/A। अब इस फॉर्मूला से हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक फॉर्मूला है, अगर रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट हुआ, मतलब बोल रहा है रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट, रेजिस्टेंस R वही है सेम टू सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, यानी कि इसको मिटा करके समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये सेम ही चीज़ है। तो रेजिस्टेंस अगर मेरा कह रहा है सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है, ये रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको रहने देते हैं अभी। ये कह रहा है एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार एक फॉर्मूला है V इक्वल टू IR। इस फॉर्मूला से ये बनेगा, इसको अभी मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस सेम है, ये सेम का सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल टू बी, व्हाट हैपन टू करंट I। आई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले आई क्या था, आई अगर हम पहले देखें तो V/R था, अभी आई बराबर क्या हो गया 2V/R, यानी कि चीज़ें क्या हो रही है यहाँ से डबल हो रही है, डबल। नेक्स्ट चलते हैं।
विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस में बदलते हैं, मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा नहीं sorry, ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा सा गलतियां कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। चीज़ों को गलत में नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा पैसेंस रख करके समझिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ। एक बार ट्राई कीजिए। विच डिवाइस इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? कोई भी चीज़, जो चीज़ लाइट हो रही है, कहने का मतलब लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैकेनिकल मतलब फिजिकली चेंज उसमें हो रही है। तो हम किस में ऐसा है जो इलेक्ट्रिक डालते हैं और वो मैकेनिकल चीज़ देता है? इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखिए मोटर क्या है ना, कि हम उसमें इलेक्ट्रिक देंगे तो पानी, जैसे मोटर वाला पानी सुनते होंगे, मोटर पानी दे दिया, या फिर सुनते होंगे कि पंखा चल रहा है, सब फिजिकली काम हो रहा है, तो ये मैकेनिकल वर्क में आता है। ठीक है, तो इसी से इसका आंसर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। केमिकल फिजिकल चेंज क्या होता है? जो चीज़ फिजिकली हो रहा है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल है, ये इसका आंसर नहीं है। अब कटिंग ऑफ पेपर, ये भी फिजिकल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन ऑफ रस्टिंग क्यों होता है? यानी कि Fe में जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर अगर दोनों एक साथ मिल करके इसके साथ जो है क्या करते हैं, जंग लगाते हैं, तो बनेगा। गलती हो जाता है मेरे से। चलिए, ऑक्सीजन और मॉइस्चर को, ठीक है। फिर देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे केमिकली चेंज हो रहा है। और डिजॉल्व शुगर इन सॉल्यूशन, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है लेंस की शक्ति प्लस 2D, डी मतलब होता है डायोप्टर, डायोप्टिंग, सॉरी डायोप्टर का स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे लग रही है गलती है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/F। ठीक है, P इक्वल टू 1/F। तो पावर कितना कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी में क्या डिफरेंस होगा? तो F 1/2, फोकल डिस्टेंस में कितना दूरी होगा, पी हमको बताना है। तो 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में। विटामिन डी कैन काउज विच डिजीज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो स्कर्वी होते हैं तो वो तो विटामिन सी से होते हैं, रिकेट्स विटामिन डी से होते हैं, इसीलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। बेरी बेरी B1 से होते हैं। एनीमिया कैसे होते हैं? एनीमिया होती है आयरन की कमी से। चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं। वाई डज द स्काई अपेयर ब्लू। स्काई जो है यानी कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो मैक्सिमम जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। दो तीन चीज है, जैसे रिफ्लेक्शन, कोई भी चीज आया और रिफ्लेक्ट कर गया तो वो रिफ्लेक्शन। आया और रिफ्लेक्ट भी, रिफ्लेक्ट तो कर सकता था लेकिन वो थोड़ा इधर चला गया, वो रिफ्रैक्शन होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये होता है कि कोई भी चीज़ पे मतलब स्काई ब्लू हो जाना, ये सब क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अगर, जैसे मिराज होता है, मिराज मतलब लगता है कि रोड पे पानी है लेकिन पानी होता नहीं है, तो उसको हम मिराज कहते हैं, वो टोटल इंटरेक्शन में आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी एक फॉर्मूला पहले ही बताए थे, Z इक्वल टू E इक्वल टू P। तो ये बराबर हो गया 17, Z हो गया एटॉमिक नंबर, E इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट इन न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल एटम। तो 17 किसका होता है? क्लोरीन का हम लोग समझते हैं कि 17 होता है, ये 35 होता है। तो N बराबर होता है A-P। तो A बराबर क्या हो गया? 35 माइनस 17। 35 17 कितना हो गया? 18। ठीक है, आंसर इसका 18 कर लेंगे। एन एटम इज अ मास नंबर 23 एंड एटॉमिक नंबर इज 11।
ये आपको एक होमवर्क रह गया, ये आप करके आइएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस माइनस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फोथेरिक। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? कोई इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल एक याद रख लीजिएगा, Al2O3 और ZnO, यानी किसी भी चीज़ को हम ऑक्साइड से अगर कंपेयर करते हैं, ये दो मेनली एनसीईआरटी का वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। यही दोनों से अगर आएगा भी तो एनसीईआरटी से यही है, तो इसके लिए इसका आंसर ये होगा, अगर ZnO दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सॉल्यूशन इज द PS3। मतलब PS3 वो कैसा होगा, हम जानते हैं कि अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से कम है तो उसका मतलब वो एसिडिक है, और नहीं तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो अब 7 से कम है 3, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिड होगा। चलिए, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। तो लाइम वाटर को जो मिल्की बनाता है वो मिल्की वाटर, मिल्की लाइम वाटर होगा। मतलब मिल्की लाइम वाटर कौन सा बनाएगा, तो लाइम वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसको याद रख लेना है। चलिए ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बदल रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है नॉर्मली। जैसे कि अगर बात करेंगे इसकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि ये कौन सा है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कोई चीज़ जुड़ के हो रहा है और कोई चीज़ अगर टूट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन, तो नहीं होगा। इसको बाद में समझते हैं, बाद में। मतलब कि कॉम्बिनेशन एक और मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक एक याद नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए इसको इसको थोड़ा देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का आने का मतलब होता है कि जैसे कि Zn और फिर ये CuSO4 है, तो ये Zn जो है ये मेरा SO4 के साथ अभिक्रिया करवाया और ये Cu अलग हो गया, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होता जैसे Zn के साथ कोई और होता, जैसे कि अगर बोलेंगे Al2O3 प्लस CuSO4 ये लिखते, तो इसका क्या बनता है, CuO3 हो, Cu के साथ ये होता तो बोलते हैं Cu3O2, Cu2O3, और प्लस में मेरा Al2SO4 3, ये जो बनता मेरा, इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो मेरा बना है, ये क्या बना है, ये जो मेरा बना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन। और ये वाला मुझे एकदम दिमाग से उतर रहा है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। वाई डज सोप प्रोड्यूस लेस लेदर इन हार्ड वाटर। कह रहा है कि क्यों हार्ड वाटर सोप जो होता है, मतलब कि एक कोई साबुन जो है वो कठोर जल में झाग क्यों बनाता है, झाग क्यों बनाता है, तो यही पूछ रहा है कि कठोर जल में वो क्यों बनाता है। तो इसका इस सबसे अच्छा है क्या ना कि वो कैल्शियम के कारण और मैग्नीशियम के कारण, इन दोनों के कारण वो जो है कठोर जल में झाग बनाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं विच इज़ द गुड इलेक्ट्रिक। गुड इलेक्ट्रिक तो सल्फर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ग्रेफाइट ही होगा क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉप है। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि विद्युत का कुचालक है, नॉन मेटल होते हुए। तो आपको नॉन मेटल होते हुए ब्रोमीन याद रखना है। अगर वो नॉन मेटल की जगह कहता है मेटल तो हमको मरकरी याद रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा, तो मर्क्यूरी है ये, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज वैलेंसी 2, जिसका इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी 2 है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन डज जनरली लूज और गेन। तो 2 ही होगा, क्योंकि हम एक जैसे न्यूट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन ये सॉरी न्यूट्रॉन
न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसके चारों ओर जो है घूमते रहता है मेरा ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो एक हम पढ़े हैं कि एल एम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, जो कि 2n² फॉर्मूला से बनाया जाता है, KLMN। इसमें इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर हम बात करते हैं कि 2 ये अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहता है, तो अगर ये 2 कह रहा है कि जनरली लॉस या गेन कब करता है, तो ये वैलेंस को कंप्लीट करने के लिए करता है। अगर 2 वैलेंस से वो कर रहा है तो वो अपने जनरली ये हो रहा है। कहने का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेंगे, तो जितना भी रहेगा, तो अगर 2 है वैलेंसी तो 2 ही कर सकता है। अगर 3 4 5 है तो वो गेन करता। चलिए बात को समझ में आ गया होगा आई थिंक। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ कुछ फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। जैसे बेकिंग सोडा है, अगर बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaSCO3, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर वाशिंग सोडा अगर पूछेगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाता, इंटू 10H2O, ये हो जाता है मेरा वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा आ भी गया। चलिए तो ये कर ले। नेक्स्ट है व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड मतलब होता है हाइड्रोजन जो होता है, एसिड हमेशा रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, मतलब एसिड कहने का मतलब हाइड्रोजन। और अगर बात करते हैं बेस की तो वो हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो मेटल विच गैस इज रिलीज, तो कौन सा ऐसा गैस है जो रिलीज करता है, तो वो कौन सा गैस होगा रिलीज, हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जनरली हाइड्रोजन निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसको पार्ट 2 में कर देंगे, मुझे थोड़ा कुछ काम भी आ गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर इसका पार्ट 2 देखते हैं और भी मज़ेदार, और ये तो मैं थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं नर्वस और चीज़ों को थोड़ा समझाने में हो सकता है मुझसे गलती भी हुई। लेकिन आज पक्का बताते हैं कि अगले बार से हम अपने आप को इतना इम्प्रूव करेंगे कि हर चीज़ के बारे में डिटेल में एकदम लेकर के आएंगे। पूरा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट ही बनाएंगे, बहुत अच्छा खास जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हर एक के लिए। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, एकदम इतने अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देंगे ना जिसका कि जवाब नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत 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 थैंक यू, धन्यवाद आपका। चलिए बाय बाय।